नमस्कार, मैं हूं संतोष पाठक और एक बार फिर से आपका स्वागत कर रहा हूं युग चरण यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। आज की स्टोरी की शुरुआत करने से पहले आपसे एक अपील, आपसे एक आग्रह। अगर आपने अभी तक इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आगे बढ़िए, युग चरण यूट्यूब प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब कीजिए, इसके वीडियो को देखिए, वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस वीडियो को पहुँचाइए और कमेंट करके ज़रूर बताइए कि युग चरण यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर जो वीडियो हम दिखा रहे हैं आपको, वो वीडियो आपको कैसे लग रहे हैं, उन वीडियो के बारे में आपको क्या कहना है। अब आते हैं आज की स्टोरी पर। बिहार की राजनीति जो हर गुजरते दिन के साथ एक दिलचस्प मोड़ लेती हुई नजर आ रही है, उसमें पिछले कुछ दिनों के दौरान बहुत ही दिलचस्प घटनाक्रम होते नजर आ रहे हैं। जो भारतीय जनता पार्टी अपने तमाम सहयोगी दलों के साथ खुद ही डील करती हुई नजर आ रही थी, जिस भारतीय जनता पार्टी के आला नेताओं ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय अध्यक्ष को साफ साफ ये कह दिया था कि आप अपनी सीटों पर फोकस कीजिए, एनडीए गठबंधन में शामिल अन्य तमाम सहयोगी दलों के साथ, चाहे वो जीतन राम मांझी हो, चिराग पासवान हो, उपेंद्र कुशवाहा हो, इनके साथ भारतीय जनता पार्टी डील करेगी। एनडीए गठबंधन किन मुद्दों के सहारे बिहार के विधानसभा चुनाव में उतरेगी और किन जाति समुदाय के लोगों पर ज्यादा फोकस करेगी, ये तमाम जो रणनीति है वो भारतीय जनता पार्टी तय करेगी। लेकिन गुजरते वक्त के साथ भारतीय जनता पार्टी को ये समझ आ गया कि गठबंधन के तमाम सहयोगी दल जितनी सीटें मांग रहे हैं उतनी सीटें दे पाना अकेले भारतीय जनता पार्टी के लिए सक्षम नहीं है। तो आखिरकार उसे अब अपने सहयोगी दलों को नीतीश कुमार के साथ बातचीत करने के लिए कहना पड़ रहा है और बताया ये जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेता, देश के गृह मंत्री अमित शाह की सलाह पर लोजपा रामविलास पासवान के मुखिया और केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार में मंत्री चिराग पासवान ने ही बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ अपने संबंधों को सुधारने की कवायद शुरू कर दी है। आपको याद दिला दूं कि 2020 में हुए विधानसभा चुनाव में चिराग पासवान ने नीतीश कुमार की पार्टी का जिस तरह से बंटाधार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, नीतीश कुमार उस बात को अभी तक भूल नहीं पाए हैं। और यही बात है कि जब बीजेपी की तरफ से उन्हें यह कहा गया कि चिराग पासवान को कितनी सीटें देनी चाहिए, तो नीतीश कुमार उस पर अनमने से दिखाई दिए। भारतीय जनता पार्टी को यह समझ आ गया और उसके बाद चिराग पासवान को यह कहा गया कि नीतीश कुमार के साथ आपको अपने संबंधों को सुधारना होगा। और उसके बाद चिराग पासवान ने नीतीश कुमार के साथ अपने संबंधों को सुधारने की कवायद शुरू कर दी है। ये कवायद किस तरह से शुरू हुई, इस मुलाकात में क्या कुछ निकलकर सामने आया और अब बिहार की राजनीति किस तरह बदलती हुई नजर आ रही है, क्योंकि बिहार के विधानसभा चुनाव का गणित ये बता रहा है कि पिछली बार जो नरेंद्र मोदी के हनुमान बनकर बिहार में 135 सीटों पर चिराग पासवान लड़े थे, जो सिर्फ एक सीट जीत पाए, लेकिन जनता दल यूनाइटेड यानी नीतीश कुमार की पार्टी का बंटाधार करने में बड़ी भूमिका निभाई। एनडीए गठबंधन में भारतीय जनता पार्टी के मुकाबले दूसरे नंबर की पार्टी बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। जेडीयू को छोटे भाई की भूमिका में लाने में एनडीए गठबंधन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन चिराग पासवान के साथ साथ इस बार जन स्वराज के मुखिया संस्थापक प्रशांत किशोर भी एक तरह से किंग मेकर बनने की कोशिश कर रहे हैं। नीतीश कुमार को हराने में एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाने की कोशिश कर रहे हैं। तो बिहार की राजनीति में इस बार असली हनुमान कौन साबित होगा, या हनुमान से भी ज्यादा हम इसको कह सकते हैं कि बिहार की राजनीति में इस बार किंग मेकर की भूमिका में कौन आएगा। क्या प्रशांत किशोर आ सकते हैं या चिराग पासवान आ सकते हैं, और किस तरह से चिराग पासवान इस रेस में आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं और किस तरह से प्रशांत किशोर इस रेस में पीछे जाते हुए दिखाई दे रहे हैं, ये तमाम चीजें एक एक करके इस स्टोरी में मैं आपके सामने रखूंगा। लेकिन सबसे पहले आपको बताता हूं कि अमित शाह के कहने पर चिराग पासवान ने सोमवार 19 मई को सुबह सुबह बिहार के मुख्यमंत्री के आवास एक अने मार्ग पर जाकर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात की। लगभग आधे घंटे की बातचीत हुई। इस आधे घंटे की बातचीत में सीटों के तालमेल, सीट बंटवारे को लेकर, सीटों की संख्या को लेकर, सीटों के नामों को लेकर, जातीय समीकरण को लेकर कई तरह की बातें हुई। और बड़ा दिलचस्प तथ्य, बहुत ही दिलचस्प फैक्ट मैं आपके सामने रख देता हूं कि कुछ समय पहले अमित शाह भी गए थे एक अने मार्ग पर एनडीए गठबंधन के सहयोगी दलों के साथ विचार विमर्श करने के लिए। और एनडीए
की जो बैठक हुई थी जिसमें अमित शाह शामिल थे, नीतीश कुमार शामिल थे, जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा शामिल थे, जनता दल यूनाइटेड से केंद्र की मोदी सरकार में मंत्री बने राजीव रंजन सिंह उर्फ लल्लन सिंह शामिल थे, जैसा कि मैंने आपको बता दिया चिराग पासवान भी उसमें शामिल थे, उनकी पार्टी के भी कई नेता शामिल थे। वहीं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल, मंगल पांडे, विजय सिन्हा, सम्राट चौधरी जैसे नेता भी शामिल थे, जीतन राम मांझी भी शामिल थे, उपेंद्र कुशवाहा भी शामिल थे। और वो पूरी मीटिंग जो थी वो 20 मिनट में ही सिमट गई थी। तो उस मीटिंग के मुकाबले चिराग पासवान और नीतीश कुमार के बीच में जो बातचीत हुई, जो बैठक हुई, आधे घंटे तक चलना अपने आप में ये बताने के लिए काफी है कि यह मुलाकात कितनी महत्वपूर्ण रही है। लेकिन क्या इस मुलाकात में बात बनी? क्या इस मुलाकात में पूरी तरह से सीट बंटवारे का खाका तैयार हो गया? शायद नहीं हुआ। मेरे सूत्र ये बता रहे हैं कि अंततः जाकर 5 सीटों पर मामला फंस गया है और इन 5 सीटों पर जो मामला फंस गया है, आगे जाकर इसको सुलझाने के लिए अभी कई राउंड की बातचीत होनी है। लेकिन कुछ फैसले जो लिए गए उसमें एक फैसला ये भी था कि रामविलास पासवान, स्वर्गीय रामविलास पासवान का आदम कद प्रतिमा लगाई जाएगी। ये चिराग पासवान और नीतीश कुमार की बैठक में फैसला हुआ। चिराग पासवान इस बैठक से पहले ही राग अलाप रहे हैं कि बिहार में मुख्यमंत्री पद के लिए कोई वैकेंसी नहीं है, यानी नीतीश कुमार से संबंध सुधारने की कवायद एक तरह से उन्होंने शुरू कर दी। लेकिन यह मामला जाकर फंस कहा गया। देखिए, इस बार जो बिहार का विधानसभा चुनाव का गणित है, ये 2020 के विधानसभा चुनाव से या 2015 और 2010 के विधानसभा चुनाव के गणित से बिल्कुल अलग है। भारतीय जनता पार्टी एनडीए गठबंधन में विधायकों की संख्या के मामले में पहले नंबर की पार्टी है और इस बार भी भारतीय जनता पार्टी पहले नंबर की पार्टी बने रहना चाहती है, न केवल संख्या के मामले में बल्कि सीट लड़ने की संख्या के मामले में भी। यानी भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू में जो सबसे बड़ी रस्साकसी चल रही है कि भले ही एक सीट ज्यादा लड़े, लेकिन कौन एक सीट ज्यादा लड़कर बिहार में एनडीए गठबंधन में नंबर 1 की भूमिका में आता है। कुछ महीने पहले जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मोटे तौर पर सीट बंटवारे का एक खाका भारतीय जनता पार्टी ने तैयार कर लिया था, उसको नीतीश कुमार के सामने रख दिया गया था, नीतीश कुमार को बता दिया गया था। नीतीश कुमार ने उस समय टालते हुए कहा था कि पहले नेतृत्व की बात कर लेते हैं, मुख्यमंत्री पद की बात कर लेते हैं, चेहरे की बात कर लेते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी लगातार सीट बंटवारे को लेकर एक तरह से नीतीश कुमार पर दबाव डालती रही। लेकिन नीतीश कुमार जब इस बात को टालते हुए नजर आए तो फिर भारतीय जनता पार्टी ने अपने सहयोगी दलों के नेताओं को भी ये कहा कि आप लोग भी जाकर नीतीश कुमार से मुलाकात करिए और अपनी अपनी सीटों की डिमांड रखिए। अब डिमांड की बात क्या करें? डिमांड तो इतनी ज्यादा है कि शायद बिहार विधानसभा में उतनी सीटें ही ना हो। बिहार विधानसभा में कुल मिलाकर 243 सीटें हैं। चिराग पासवान खुद 50 सीटें मांग रहे हैं, जीतन राम मांझी 40 सीटें मांग रहे हैं, 20 पर आकर ठहरने की बात कर रहे हैं। उपेंद्र कुशवाहा भी अपने आप को बिहार का इंटरनेशनल नेता मानते हैं, उनकी सीटों की डिमांड भी 25 से शुरू होती है। और अगर इन तीनों सहयोगी दलों को सेटिस्फाइड कर दिया जाए तो फिर भारतीय जनता पार्टी के पास और नीतीश कुमार के पास सीटें लड़ने के लिए ज्यादा बचेगी नहीं। जाहिर सी बात है कि मोल भाव होना है और उस मोल भाव को करने की प्रक्रिया में भारतीय जनता पार्टी ने जो फॉर्मूला तैयार कर लिया था वो मैं आपके सामने रख देता हूं, बता देता हूं। 139 और 104 का फॉर्मूला 2025 के विधानसभा चुनाव के लिए तैयार किया था भारतीय जनता पार्टी ने। इससे पहले 2020 के विधानसभा चुनाव में 122 बनाम 121 सीटों का फॉर्मूला तय हुआ था। 122 सीटें जनता दल यूनाइटेड के खाते में गई थी, जिसमें से नीतीश कुमार ने 115 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे थे और 7 सीटें जीतन राम मांझी की पार्टी हमको दी थी। वहीं 121 सीटें जो भारतीय जनता पार्टी के खाते में आई थी उसमें 110 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ी थी और 11 सीटें मुकेश सहनी वाली वीआईपी को दी गई थी। मुकेश सहनी इस बार विपक्षी इंडिया गठबंधन का हिस्सा है। इस बार जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो बड़े भाई की भूमिका में चुनाव लड़ना चाहती थी और तमाम गठबंधन दल के सहयोगी दलों को खुद ही मैनेज करना चाहती थी। तो बीजेपी ने जो फॉर्मूला रखा था 104 बनाम 139 का, जिसमें 139 सीटें जो बीजेपी के पास होती, बीजेपी उसी सीटों में से गठबंधन दल के सहयोगियों की भी सीटें देती। 139 में से बीजेपी खुद 105 पर लड़ती, यानी जनता दल यूनाइटेड को जो 104 सीटें दी गई हैं उससे एक सीट ज्यादा पर वो चुनाव लड़ती
बनती और 20 सीटें चिराग पासवान की पार्टी लोजपा रामविलास पासवान को दिया जाता। 7 सीट, पिछली बार भी जीतन राम मांझी 7 सीटों पर चुनाव लड़े थे, इस बार भी उनको 7 सीट दी जाती और 7 सीट उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी को दी जाती। यानी कुल मिलाकर अगर मैं आपको बताऊं तो इसमें फॉर्मूला यह तय किया गया था कि जो जनता दल यूनाइटेड पिछली बार 115 सीटों पर चुनाव लड़ी थी, वो अपने कोटे में से 11 सीट चिराग पासवान को दे दे। जो भारतीय जनता पार्टी 110 सीटों पर चुनाव लड़ी थी, वो अपने कोटे में से 5 सीट चिराग पासवान को दे दे। और जो मुकेश सहनी की पार्टी वीआईपी 11 सीटों पर चुनाव लड़ी थी, वो इंडिया गठबंधन में चली गई थी, उन 11 सीटों में से 7 सीटें जो है उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी को दे दी जाए और 4 सीट जो है वो चिराग पासवान की पार्टी को दे दी जाए। यानी 20 सीटें चिराग पासवान को देने की बात थी, लेकिन चिराग पासवान जो 50 से अपनी गिनती शुरू किए थे, वो 40 पर आए और फिलहाल अंततः वो 30 पर आकर अटक गए, 30 पर आकर टिक गए। लेकिन 30 सीटें चिराग पासवान की पार्टी को देने के लिए भारतीय जनता पार्टी के पास है नहीं। नीतीश कुमार अभी तक इस बात पर तैयार नहीं हुए हैं कि जो 115 सीटें वो लड़ी थी उससे 11 सीट कम यानी 104 सीट पर लड़े। एनडीए गठबंधन में भारतीय जनता पार्टी से 1 सीट वो कम लड़े। नीतीश कुमार के सामने जब भी ये फॉर्मूला रखा जाता तभी वो कहते कि पहले चेहरे की बात कर लीजिए। और नीतीश कुमार की पार्टी के जो तमाम नेता है, खुद उनके बेटे निशांत कुमार कई बार सामने आकर कह चुके हैं कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, भारतीय जनता पार्टी को, एनडीए को उनके पिता यानी नीतीश कुमार को ही मुख्यमंत्री पद का चेहरा घोषित कर उम्मीदवार विधानसभा चुनाव में उतरना चाहिए। यानी सीधे सीधे यह वादा करना चाहिए कि विधानसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद एनडीए गठबंधन की सरकार बनने की सूरत में नीतीश कुमार एक बार फिर से बिहार के मुख्यमंत्री बनाए जाएंगे। लेकिन अभी तक मंच से न तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने और न ही केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इन शब्दों में नीतीश कुमार की दावेदारी और उम्मीदवारी का ऐलान किया है और तब से संशय की स्थिति बनी हुई है। तो चिराग पासवान झुकने को तैयार नहीं थे, जीतन राम मांझी झुकने को तैयार नहीं थे, उपेंद्र कुशवाहा झुकने को तैयार नहीं थे। तो भारतीय जनता पार्टी ने इन तीनों दलों के नेताओं को साफ साफ ये कह दिया कि आप लोग भी जाइए, नीतीश कुमार से बात कीजिए, मुलाकात कीजिए। और सोमवार को 19 मई को चिराग पासवान ने सुबह सुबह जाकर मुख्यमंत्री आवास यानी एक अन्य मार्ग जाकर नीतीश कुमार से मुलाकात की और देर शाम भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, भारतीय जनता पार्टी के कोटे से नीतीश सरकार में उप मुख्यमंत्री बने विजय सिन्हा से मुलाकात की। मुलाकात से पहले, मुलाकात के बाद भी चिराग पासवान ने सीधे तौर पर यह कहा कि बिहार में मुख्यमंत्री पद की वैकेंसी नहीं है। लेकिन यही दो तरह की राजनीति खेलते हुए चिराग पासवान नजर आते हैं। एक तरफ उन्हीं की पार्टी के नेता पटना की सड़कों पर उनके मुख्यमंत्री बनने के पोस्टर लगाते हैं। उनके अपने बहनोई अरुण भारती, जिनको लेकर वो नीतीश कुमार से भी मिलने गए थे, जिनको लेकर वो विजय सिन्हा से भी मिलने गए थे, वो कुछ दिन पहले बयान देते हैं कि बिहार को चिराग पासवान जैसे युवा नेता, युवा नेतृत्व की जरूरत है। तो एक तरफ मुख्यमंत्री पद की दावेदारी, चिराग पासवान खुद अपने मुंह से बार बार ये कह रहे हैं कि वो बिहार आना चाहते हैं, बिहार आना चाहते हैं, मतलब वो विधानसभा चुनाव लड़ना चाहते हैं। अब मात्र वो विधायक बनने के लिए तो कम से कम विधानसभा का चुनाव नहीं लड़ेंगे। इसलिए चिराग पासवान की मंशा पर भी कई तरह के सवाल उठकर निकलकर सामने आ रहे हैं कि क्या वाकई वो नीतीश कुमार के समर्थन में हैं, या इस बार भी अगर उन्हें एनडीए गठबंधन में पर्याप्त सीटें नहीं मिली, यानी कम से कम 30 सीट नहीं मिली, तो फिर वो एनडीए गठबंधन से बाहर जाकर चुनाव लड़ेंगे और उस सूरत में भी वो अपने आप को नरेंद्र मोदी का भक्त बताते हुए नजर आएंगे। और इस बार अगर वो फिर से नरेंद्र मोदी का हनुमान बनकर बिहार के विधानसभा चुनाव के घमासान में उतरेंगे और नीतीश कुमार की पार्टी का बंटाधार करने की कोशिश करेंगे, तो क्या नीतीश कुमार इस बार इस चीज को बर्दाश्त कर पाएंगे? इन तमाम समीकरणों को देखते हुए जो सूत्र ये बता रहे, जैसा कि मैंने शुरुआत में आपको कहा कि 5 सीटों पर मामला फंसा हुआ है। 20 सीटें एक तरह से ऑफर कर दी गई है चिराग पासवान को। हालांकि नीतीश कुमार अभी तक इस पर सहमत नहीं है, लेकिन चिराग पासवान 25 सीटों पर आकर मान जाने के लिए तैयार है। लेकिन इसके लिए फिर नीतीश कुमार को और ज्यादा त्याग करना पड़ेगा, भारतीय जनता पार्टी को और ज्यादा त्याग करना पड़ेगा। लेकिन आज की तारीख में चूंकि मुकेश सहनी विपक्षी इंडिया गठबंधन के साथ है, तो अमित शाह इस बात को बखूबी समझते हैं कि चिराग पासवान को एनडीए गठबंधन से बाहर जाने देने का मौका देना एक बहुत बड़ी राजनीतिक भूल होगी। और अगर चिराग पासवान भी एनडीए गठबंधन से बाहर जाकर चुनाव लड़ते हैं, तो फिर बिहार में एनडीए गठबंधन की सरकार की वापसी संभव नहीं है। और इसलिए मैंने कहा कि इस रेस में
प्रशांत किशोर चूंकि उनकी अपनी पार्टी में बगावत के सुर उभरने लगे हैं, तो प्रशांत किशोर किंग मेकर बनने की रेस में पिछड़ते चले जा रहे हैं। लेकिन अमित शाह द्वारा चिराग पासवान की अहमियत को समझना, उस अहमियत को मानना, चिराग पासवान को नीतीश कुमार के पास भेजना, नीतीश कुमार द्वारा भी उन्हें सीधे सीधे मना नहीं करना, ये तमाम चीजें ये बताती है कि भारतीय जनता पार्टी हो या जनता दल यूनाइटेड हो, चिराग पासवान की लोजपा की अहमियत को वो अच्छी तरह से समझती है। और अब चिराग पासवान सिर्फ पासवान वोटों पर ही निर्भर नहीं रहना चाहते, वो बिहार की पूरी दलित आबादी पर नजरें गड़ाए हुए हैं। और इसलिए जो 5 सीटों का मामला फंस गया है, उसको लेकर भी नीतीश कुमार और अमित शाह को जल्द से जल्द फैसला करना होगा, क्योंकि चिराग पासवान किंग मेकर की भूमिका में निश्चित तौर पर उभरते हुए नजर आ रहे हैं। अगर एनडीए उन्हें अपने साथ नहीं रख पाएगा तो उसका फायदा विपक्षी इंडिया गठबंधन को होगा, क्योंकि हाल के दिनों में चिराग पासवान और प्रशांत किशोर दोनों बार बार जिस तरह से एक दूसरे की तारीफ करते हुए नजर रहे हैं, ये कयास भी, ये खबरें भी निकलकर सामने आ रही है कि बिहार में ऐसा हो सकता है कि प्रशांत किशोर और चिराग पासवान की पार्टी गठबंधन करके चुनाव लड़े, क्योंकि वही विपक्षी इंडिया गठबंधन में कांग्रेस को लेकर भी अभी तक तस्वीर साफ नहीं है। कांग्रेस जो 70 सीटें मांग रही है, अभी तक तेजस्वी यादव ने वो 70 सीटें देने का वायदा नहीं किया है। यानी दोनों गठबंधन तो तैयार है, एनडीए और इंडिया गठबंधन तो तैयार है, लेकिन दोनों ही गठबंधन में सीट बंटवारे को लेकर तस्वीर अभी पूरी तरह से साफ नहीं है। मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री पद को लेकर सार्वजनिक रूप से ऐलान नहीं है, और इसलिए यह कहा जा रहा है कि चिराग पासवान को अपने पाले में बनाए रखने के लिए अमित शाह पुरजोर कोशिश करेंगे। दूसरी तरफ तेजस्वी यादव भी ये चाहते हैं कि चिराग पासवान उनके पाले में आ जाए। सूत्र ये बता रहे हैं कि तेजस्वी यादव ने उप मुख्यमंत्री का पद एक तरह से चिराग पासवान को ऑफर कर दिया है। तो बिहार की चुनावी राजनीति में चिराग पासवान किंग मेकर की भूमिका में उभरते हुए नजर आ रहे हैं, जिस किंग मेकर की भूमिका में एक बार उनके पिता रामविलास पासवान भी उभरे थे, जब उन्होंने मुस्लिम मुख्यमंत्री बनाने की रट लगाकर बिहार में कोई सरकार नहीं बनने दी थी, और फिर मजबूरी में बिहार में राष्ट्रपति शासन लगाना पड़ा था। आने वाले दिनों में नीतीश कुमार अपने पत्ते कैसे खेलते हैं, आने वाले दिनों में अमित शाह क्या करते हैं, तेजस्वी यादव क्या करते हैं, इन सबसे ज्यादा जो नजरें इस बात पर टिकी होगी कि आने वाले दिनों में चिराग पासवान क्या करते हैं। भले ही उनके पास 5.5% के आसपास वोट हो, जिसको वो 9, 9.5, 10% ले जाने की पुरजोर कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अगर वो 7, 7.5, 8% वोट भी ले जाते हैं, तो ये 8% वोट बिहार की राजनीति में उन्हें भले ही किंग न बना पाए, यानी मुख्यमंत्री न बना पाए, लेकिन किंग मेकर जरूर बना देगा। और इसलिए चिराग पासवान क्या करने वाले हैं, इस पर बिहार के तमाम राजनीतिक दलों की नजरें और तमाम राजनीतिक विश्लेषकों की नजरें भी आने वाले दिनों में टिकी रहेगी। इस वीडियो में इतना ही। मुझे यानी संतोष पाठक को दीजिए इजाजत। जाते जाते फिर आपसे अपील, आपसे आग्रह, अगर आपने अभी तक इस YouTube प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आगे बढ़िए, युग चरण YouTube प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नमस्कार।